हमने अभी तक जाना कि विद्युत क्या है, विद्युत का मात्रक क्या है, कैसे उसे एक परिपथ की जरूरत होती है बहाव के लिए, कैसे विद्युत बहाव के लिए इलेक्ट्रॉन या जो ऋणावेश होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बहते क्यों हैं। अब ऐसे ही किसी चालक में अपने आप इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेश है वो बहने नहीं लगते हैं। अब आप क्या है जो इन आवेशों को प्रवाहित करता है। कुछ तो होना चाहिए जो इन्हें इन्हें जैसे धक्का दे के बहा रहा है। वह स्वयं प्रभावित नहीं होते। तो हम इसे किसी जल के प्रवाह से अ, समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे किसी एक आदर्श क्षैतिज नली में से जल प्रवाहित खुद से नहीं होता। यदि नली के एक सिरे को आप उच्च तल पर रखे जल टैंक से जोड़ दें, जिससे नली के दो सिरों के बीच एक दबांतर बन जाए, तो नली के मुक्त सिरे से जल बाहर की ओर अपने आप प्रवाहित होने लगेगा। तो इसी प्रकार किसी चालक तार में आवेशों के प्रभाव के लिए आ, इलेक्ट्रॉन तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर होता है। इसी विद्युत दाब के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं ना। विभव में ये अंतर एक बार फिर से हम दोहराते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक चालक में तभी बहाव करते हैं जब उस चालक के अनुदिश, उस चालक के अंतर कोई विद्युत दाब का अंतर या हो, जिसे हम विभवांतर भी कहते हैं। उस विभव में कोई अंतर हो तो ही वो इलेक्ट्रॉन बहना चालू करते हैं। तो अभी जैसे हमने जाना कि ये जो हम विभव में अंतर है ये एक या अधिक विद्युत सेलों से बनी बैटरी जो होती है उसके द्वारा हम उत्पन्न कर सकते हैं। तो जब सेल को किसी चालक परिपथ अवयव से संयोजित करते हैं तो विभवांतर उस चालक के आवेशों में गति प्रदान कर देता है और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। अब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल जो उसके अंदर जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा होती है, तो उसी रासायनिक ऊर्जा को वो विद्युत धारा को उत्पन्न करने में और ये विभवांतर बनाने में उपयोग करता है। तो जब ये विद्युत धारा को बनाए रखने के लिए उस परिपथ में वो अपनी रासायनिक ऊर्जा खर्च करता है। अब किसी धारावी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच अगर आप विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा प्रभावित कर सकते हैं जो एकांक आवेश, एक आवेश जो है, एक अकेला आवेश जो आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक लाने में किया जा सकता है। ठीक है, फिर से एक बार बोलते हैं। किसी विद्युत परिपथ में अगर दो बिंदुओं के बीच जो विभव का अंतर है, हम बोल सकते हैं ये विभव का अंतर जो विभवांतर है वो एक आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में जितना कार्य लगा है उससे हम परिभाषित कर सकते हैं। इसको हम आगे और समझेंगे अभी। इस परिभाषा को जो अभी हम विद्युत विभवांतर की परिभाषा की बात कर रहे थे उसको आप एक सूत्र के हिसाब से भी लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप, दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर उसे V बोल सकते हैं। तुल्य किया गया कार्य जो W बटा आवेश जो Q है। तो यही जो सूत्र है, इस सूत्र को आप V तुल्य W बटा Q की तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इस परिभाषा से, इस सूत्र से, इस समीकरण से आप अनुमान लगा सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा। जो विद्युत विभवांतर है उसका SI मात्रक वोल्ट होता है। तो इस V को हम वोल्ट बोलते हैं। और ये यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच हम एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एक जूल का कार्य किया जाता है,
तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है वो 1 वोल्ट होता है। तो कि मैं क्या बोल रहा था कि 1 वोल्ट को आप किस किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। अगर आप 1 कूलम का चार्ज, 1 कूलम का आवेश आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे और उसको करने के लिए आपने जो कार्य किया है वो 1 जूल है, तो 1 जूल बटा 1 कूलम आपको 1 वोल्ट विभवांतर देगा। तो विभवांतर को माप की जो माप है वो एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। तो वोल्ट मीटर को सदैव हम उन बिंदुओं के पार्श्वक्रम में संयोजित करते हैं जिनके बीच हमें विभवांतर मापना होता है। तो जैसे आपने विद्युत धारा के लिए आपका एमीटर था, वैसे ही आपका विभवांतर के लिए वोल्ट मीटर है। तो अब अपनी पुस्तक में और इसके लिए उदाहरण भी हैं, आप वो कर सकते हैं, हल कर सकते हैं उदाहरण और कुछ प्रश्न, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप ये विभवांतर अगर दिया हुआ हो तो कार्य और ये सब आप अनुमान लगा सकते हैं। तो इस समीकरण से आप वो उदाहरण कर सकते हैं जो आपके उदाहरण 12.2 आपकी पुस्तक में हो है। तो अब हम आगे देखेंगे कि एक विद्युत परिपथ का आरेख जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है। तो हम जानते हैं कि कोई विद्युत परिपथ, जैसा आपने चित्र 12.1 में हमने देखा था शुरुआत में, उसमें एक कुंजी थी, उसमें एक सेल था, एक विद्युत अवयव था। तो वो जब था वो दिखाया गया था, उसको आप कैसे बनाते हैं। तो विद्युत परिपथों का प्राय ऐसा व्यवस्था आरेख खींचना सुविधाजनक होता है जिसमें परिपथ के विभिन्न अवयवों को सुविधाजनक प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जाता है। तो आप ये जो प्रतीक है, आप ये जो सुविधाजनक प्रतीक हैं, प्रतीकों को आप जो निरूपित कर रहे हैं, ये सारा का सारा आपको एक सारणी आपकी पुस्तक में प्रश्न 225 पे है, जिसमें सामान्य उपयोग में आने वाले कुछ वैद्युत अवयवों के निरूपित करने वाले रूढ़ प्रतीक दिए गए हैं। तो सारणी 12.1 आपकी पुस्तक में है 225 में। तो उसमें आप ये सामान्य उपयोग में आने वाले कुछ वैद्युत अवयवों के को निरूपित करने वाले ये रूढ़ प्रतीक दिए गए हैं, तो वो आप उसमें देख सकते हैं। तो वो सारणी ऐसा आप यहाँ देख रहे हैं, ऐसी दिखेगी जिसमें विद्युत सेल को किसका प्रतीक क्या है, आपकी तार संधि है उसका प्रतीक क्या है, विद्युत बल्ब किस तरीके से आप कर सकते हैं, प्रतिरोधक का क्या है। तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये आप उसमें देख के आप आप इसका उपयोग कर सकते हैं जब भी आप ऐसा कोई परिपथ बनाएंगे। तो अब हम आगे देखेंगे ओम का नियम। सो किसी चालक के सिरों के बीच हमने देखा जब विभवांतर होता है तो उससे एक विद्युत धारा प्रभावित हो रही है, ये अभी हमने पढ़ा। तो इन दोनों के बीच में कुछ संबंध तो होना चाहिए। तो यही संबंध कुछ कुछ क्रियाकलाप करके, बहुत से क्रियाकलाप करके एक वैज्ञानिक है, जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने ये संबंध निकाला। तो उनके अनुसार किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा, जो हमने पहले देखा था आई, जिसे करंट भी कहते हैं, तथा उसके सिरों के बीच में जो विभवांतर में संबंध का पता लगाना है। तो एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच आप विभवांतर प्रभावित करिए और आप ये देखेंगे कि वो जो विद्युत धारा है वो समानुपाती होता है आपके वो समानुपाती होता है इस विभवांतर के। तो क्या कह रहे हैं सरल शब्दों में, ये विद्युत धारा और विभवांतर समानुपाती होता है। परंतु किस उसमें होता है, ये समानुपाती तभी होता है जब तार का ताप समान रहे। अगर आप ताप बदल रहे हैं तो फिर ये समानुपाती नहीं रहेगा। तो इसे ही ओम का नियम कहते हैं। तो हम इसको अगर दूसरे शब्दों में कह लें, या अगर हम इसको ये देख लें कि किस तरीके से इसका संकेत ये लिखा जाता है,
तो वो भी देख लेते। तो दूसरे शब्दों में आप यहाँ देखें, आपकी पुस्तक में ये समीकरण 12.4 या 12.4 और 12.5 और ये आपको दिख जाएगा। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि इस ओम के नियम को अगर हम देखें तो वो यही बोल रहे हैं कि विभवांतर समानुपाती होता है विद्युत धारा से। तो इसी को आप अलग तरीके से लिख सकते हैं कि जो आपका, अगर आप इस धारा को इस संकेत के दूसरी तरफ ले आएं तो V बटा I तुल्य एक नियंतक। अब यह नियंतक को R कहा गया है। तो जो आप इसको अब अगर आप इसको देखें तो ये समीकरण जो आपका था 12.4 वो हो गया इस R के बाद, इस नियंतक के बाद V तुल्य IR। तो आपका विभवांतर जो हो गया है वो विद्युत धारा और नियंतक के बराबर हो गया है। सो आप देख सकते हैं कि जो ये समीकरण है 12.5 में के अनुसार मैं किसी दिए गए धातु के लिए दिए गए ताप पर R जो है वो एक नियंतक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। सो ये जो प्रतिरोध है ये किसी चालक का यह गुण है कि वह अपने में प्रभावित होने वाले आवेश के प्रभाव का विरोध करता है। सो इस प्रतिरोध जो R का जो प्रतिरोध है, या R जिसे हम प्रतिरोध बोल रहे हैं इस नियंतक को, इसका SI मात्रक ओम होता है। ओम को हम एक ग्रीक भाषा का शब्द ये जो संकेत दिख रहा है आपको, इस तरीके से आप परिभाषित करते हैं। इस ये जहां लिखा हो मतलब ये एक ओम है और ये SI मात्रक है इस प्रतिरोध का। तो आप इसी समीकरण को 12.5 को आप फिर से ये जो विद्युत धारा I को अगर तुल्य के दूसरी तरफ ले जाएं तो आप ये जो नियंतक R है प्रतिरोध, इसको आप अनुमान लगा सकते हैं V बटा I से। या फिर अगर आपको कहीं पे I विद्युत धारा का आपका अनुमान लगाना है तो आप इसी समीकरण में थोड़ा सा बदलाव करके V बटा R कर लेंगे तो आपको विद्युत धारा भी मिल जाएगी। तो आप कुछ नहीं, आप यहाँ पे ये जो 12.5 समीकरण है इसको तरह तरह से लिख रहे हैं और ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपको किसका अनुमान लगाना है। आपको V का अनुमान लगाना है, आपको R का या I का लगाना है। उस तरीके से आप इस समीकरण को अलग तरीके से लिख के हल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे आप कह सकते हैं इनको देख के कि यदि किसी चालक के, हम ये वाला देख रहे हैं, यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच आपका विभवांतर 1 वोल्ट है एंड उससे आपको जो विद्युत धारा बन रही है वह 1 एम्पियर है। आप याद करेंगे कि एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का मात्रक है। तब उस चालक का जो प्रतिरोध होता है उसे आप 1 ओम कहते हैं। तो जैसा बोल रहे, तो यहाँ समीकरण 12.7 जो भी हम बात कर रहे थे उससे ये स्पष्ट है कि किसी प्रतिरोधक से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यदि प्रतिरोध दोगुना हो जाए तो विद्युत धारा आधी रह जाती है। व्यवहार में कई बार किसी विद्युत परिपथ से में विद्युत धारा को घटना अथवा बढ़ना आवश्यक हो जाता है। तो स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए अगर परिपथ की विद्युत धारा को आपको नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अव्यय को हम परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। फिर से आपका जो स्रोत है उसकी आप वोल्टता में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी आपको परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करना है, तो उसको उपयोग करने वाला जो अवयव है उसे हम परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। तो किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रायः एक युक्ति का उपयोग करते हैं जिसे हम धारा नियंत्रक कहते हैं।
तो हम जब धारा नियंत्रक की बात कर रहे हैं तो आप बहुत से लोगों ने एक क्रियाकलाप करके इसका अवलोकन करके चीजें निकाली हैं। जैसे कुछ अवयव विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सरल पथ प्रदान करते हैं, जबकि अन्य इस प्रवाह का विरोध करते हैं। हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को किसी परिपथ में गति के कारण ही परिपथ में कोई विद्युत धारा बनती है। तो जैसे आपने देखिए कुछ अब हो गए कुछ धातु जो हो गया, धातु में धातु के तार बनते हैं तो उसमें से विद्युत धारा निकलती है। बट आप ये देखेंगे कि आपकी लकड़ी जो होती है उसके नहीं बनते, और कहीं पे भी आपका विद्युत का तार या होता है तो हमेशा अब कहा जाता है कि लकड़ी से उसे करें, क्योंकि लकड़ी जो है उसके परिपथ में वो जो है वो विद्युत वो विरोध करता है, तो उसमें से आवेश ऐसे बहते नहीं है। तथापि जैसे मैं बोल रहे थे कि जैसे मैं बता रहे थे कि कुछ इसका प्रवाह का विरोध करते हैं। हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को की किसी परिपथ में जब गति के कारण ही परिपथ में कोई विद्युत धारा बनती है। पर चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए खुद स्वतंत्र नहीं होते। तो जिन परमाणुओं के बीच ये गति करते हैं उन्हीं के आकर्षण द्वारा इनकी गति नियंत्रित हो जाती है। तो इस प्रकार किसी चालक से होकर इलेक्ट्रॉनों की गति उसके प्रतिरोध द्वारा मंद हो जाती है। तो एक ही साइज के चालकों में वह चालक जिसका प्रतिरोध कम होता है अधिक अच्छा चालक होता है, और वह चालक जो पर्याप्त प्रतिरोध लगाता है उसे प्रतिरोधक कहते हैं। तो सर्वसम साइज का यही अव्यय जो उच्च प्रतिरोध लगाता है उसे हम हीन चालक कहलाता है। अब इसी साइज का कोई विद्युत रोधी इससे भी अधिक प्रतिरोध लगाता है। तो ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि अलग अलग धातुओं अलग अलग अवयवों में अलग अलग तरीके से प्रतिरोध होता है, और वो प्रतिरोध कम ज्यादा करता है आपके विद्युत धारा को। अब हम जब प्रतिरोध की बात कर रहे हैं तो अब ये प्रश्न उठता है कि हर किसी में अलग अलग प्रतिरोध क्यों होता है। तो जो चालक का प्रतिरोध है तो तरह तरह के कारकों पर निर्भर करता है। तो अब हम ये देखेंगे कि वो कौन से कारक हैं जिस पर ये चालक का प्रतिरोध निर्भर कर रहा है। तो ओम का जो नियम हमने पढ़ा था, जो समीकरण था 12.5 से 12.7, इसको अगर आप अनुप्रयोग करने पर हम यह पाते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई, उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। परिशुद्ध माप यह भी दर्शाते हैं कि किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर इसको हम दूसरे शब्दों में कहें या इसका अगर हम समीकरण बनाना चाहें तो वो कैसा, तो यहाँ जैसा आप देख रहे हैं, जैसा आप बोल रहे थे कि ये जो प्रतिरोधक है यह अनुक्रमानुपाती होता है उसकी लंबाई के, और यही जो है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है उसके क्षेत्रफल A के। सो L और A। तो अगर हम इसको साथ में लिखेंगे 8-9 से तो ये फिर बन जाएगा आपका प्रतिरोधक जो है वो L/A से कुछ संबंध रखता है। अब इसी संबंध को हटाने के लिए या इसको आप तुल्य बनाने के लिए एक जो है संयोजित करने पर हमें जो प्राप्त होता है वो होता है एक नियंत्रक, एक कांस्टेंट जिसे बोलते हैं रो, वो है। तो अब ये जो रो है, यहाँ जो रो है वो अनुपाती का सिद्धांक है। फिर से ये जो रो है इसे आप आनुपातिकता सिद्धांक कहते हैं, जो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता होता है। तो प्रतिरोधकता का जो आपका SI मात्रक है, तो ये जो रो है
ये जो चालक का प्रतिरोधकता है इसका जो एसआई मात्रक है वो ओम मीटर है। सो ओम मीटर, सो ओम का हमने सिंबल देखा था और वो मीटर। तो और यह किसी पदार्थ का गुणधर्म होता है, उसका सबकी अपनी अपनी सबकी अपनी प्रकृति जो होती है उस पर निर्भर करता है। तो धातुओं तथा मिश्रातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है, जिसका परिसर मतलब बहुत ही छोटा, शून्य के थोड़ा पास, या 10 या 10⁻8, 10⁻−8 जो होता है, या बहुत छोटा, आप 1 दशमलव के बाद 8 शून्य और 1, इतने छोटे छोटे वैल्यू जो है वही आपकी प्रतिरोधकता होती है धातु और मिश्रातुओं की, इसी के आसपास। तो ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। रबर तथा कांच जैसे विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता लाखों करोड़ों जितने 10 के ऊपर 12 बार शून्य, 10 के बाद 12 बार शून्य अगर आप लगा दें, उतनी उतनी ज्यादा होती है। तो किसी पदार्थ का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों ही ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये जो सारणी है ये आपकी पुस्तक में आपको मिल जाएगी पृष्ठ 230 पे। तो इसमें हम देखते हैं कि व्यापक रूप में मिश्रातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। तो ये मिश्रातुओं और ये उनके अवयवी धातुओं से अधिक होती है। और मिश्रातुओं का जो है वो उच्च ताप पर शीघ्र ही दहन नहीं हो पाता। यही कारण है कि आप इन मिश्रातुओं का, जैसे आपका टंगस्टन, मैंगनीज, निक्रोम, ये जो हो गए हैं, इन्हीं का आप उपयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि सामान्य विद्युत तापन युक्तियों के निर्माण के लिए किया जाता है। और जो विद्युत बल्बों के तंतुओं का निर्माण में तो एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग होता है। तो जैसा जैसा इनकी प्रतिरोधकता है उसी हिसाब से इनका उपयोग किया जाता है। कॉपर और एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। तो आपको इन सब, ये जो सारणी है, इनका आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब आपको बट आप ध्यान रखिए कहाँ पर है, या आपको प्रश्नों के हल करने में काम आएंगे। आप यहाँ से ये सारी इनकी वैल्यू जो है कि कितनी प्रतिरोधकता होती है, ये सब आप यहाँ से इन मानों को आप ले सकते हैं और इनका प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक उदाहरण करते हैं। तो पुस्तक में तो बहुत से उदाहरण हैं जो आप इन सब से कर सकते हैं, बट हम एक उदाहरण लेते हैं। तो उदाहरण करने के लिए ये आपका पुस्तक का उदाहरण 12.3 है। सबसे पहले आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ें और यह याद रखिए कि प्रश्न में ही आपको बहुत सरलता से आप हल कर सकते हैं, और प्रश्न में ही बहुत सी चीजें आपको पता रहती हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें और जो जो लिखा गया है उसे आप लिख लें अपने पास कि क्या क्या दिया गया है और क्या निकालना है। उसके बाद आप ध्यान करें कि आपको कौन सा समीकरण उसका उपयोग करना है। तो जैसे ये प्रश्न है जिसमें लिखा है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो वह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। इसी का अगला पार्ट भी है, अगला हिस्सा भी है कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध सिर्फ 100 ओम है तो वह विद्युत हीटर इसी स्रोत से कितनी धारा लेगा। तो अब ध्यान रखिए क्या क्या दिया है। आपको एक प्रतिरोध दिया है जो आपका आर है 1200 ओम, और आपको ये विभवांतर दिया हुआ है स्रोत कितना है, तो आपको वो दिया है V वोल्ट 220 वोल्ट का। तो अब ये आप V और आपको R दिया गया है, और विद्युत धारा जो कि आपको I निकालनी है। तो आप फिर ये देख सकते हैं कि आपका समीकरण जो है 12.6 ये बताता है कि I जो होता है आपका V/R होता है। तो वह बहुत सरल है, आपको V और R दिया है, आपको I निकालना है। आप ऐसा करके आपका यहाँ पे I निकल गया 0.018 या 0.18 एम्पियर। ऐसे ही आप जो है आप ये इसका जो बी भाग है वो भी कर सकते हैं। वहां पे आपका ये प्रतिरोधक बदल गया है। तो आप देखेंगे कि समान स्रोत से विद्युत बल्ब
और विद्युत हीटर द्वारा ली जाने वाली धाराओं का अंतर, और ये अंतर किस कारण आ रहा है, इनके प्रतिरोध के कारण। तो ऐसे ही और भी सारे जो उदाहरण हैं आप सब कर सकते हैं। 4-5 उदाहरण ऐसे दिए और ये उदाहरण को करके उसके बाद जो प्रश्न है आप उन प्रश्नों का भी हल कर सकते हैं।